मगधपति की जय हो। महल से एक आकस्मिक समाचार प्राप्त हुआ है। चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने महल में प्रवेश प्राप्त कर लिया है। वो किस रूप में है, महल में आई कैसे, ये कोई नहीं जानता, किंतु महल के सभी सुरक्षाकर्मी मृत्यु को प्राप्त हो रहे हैं। कहीं विषकन्याओं ने मेरी तारा को कोई क्षति तो नहीं पहुंचाई? हमारे सैनिक इस अवस्था में? क्या वो कैवत था? क्या उसके साथ अमात्य था? किस दिशा में गए हैं वो? चंद्रगुप्त, तुम इस दिशा से जाओ, हम सब दूसरी दिशाओं से जाकर उसे घेरते। जी आचार्य। रुको! ये स्वर प्रतीत होता है कि चंद्रगुप्त अपनी सेना के साथ लौट आया है। उचित कह रहे हो तुम, हमें अलग अलग दिशा में हो जाना चाहिए। व्रत, तुम आगे बढ़ो, इसे तो मैं देख लूंगा। नहीं अमात्य, नहीं, मैं इस अवसर को व्यर्थ नहीं गवा सकता। आज आप और मैं मिलकर इस देशद्रोही का अंत कर देते हैं, सारे खेल का ही अंत कर देते हैं। साधु, आप पीछे हटिए अमात्य, मैं आप पर प्रहार नहीं कर सकता। इतने समय पश्चात मिले हो, मैं भी तो देखूं कि तुम्हारे गुरु ने तुम्हें प्रशिक्षण कैसा दिया है। क्या भी तुम देखना चाहते हो कि मेरे गुरु ने मुझे कैसे प्रशिक्षण दिया है अमात्य राक्षस? आत्मसमर्पण कर दो अमात्य राक्षस, शीघ्र। नहीं, कभी नहीं। दुर्धरा, वो ये इसी के योग्य थे।
चंद्रगुप्त, अमात्य, कैरव्रत, तुम्हारी वीर गति व्यर्थ नहीं जाएगी। मुझे मां महीन से शीघ्र मिलना होगा और तारा के विश्वासघात का यह प्रमाण देना होगा। यदि अमात्य महल में पहुंच गए तो सम्राट के समक्ष तारिणी का सत्य प्रकट हो जाएगा। चिंता मत करो दुर्धरा, मुझे पूर्ण विश्वास है कि विषकन्याओं के साथ तारिणी भी मगध से निकल गई होंगी और वो शीघ्र ही आते होंगे और कल सूर्योदय के समय हम धनानंद के विरुद्ध अपना अंतिम युद्ध आरंभ करेंगे। चंद्र, वो देखो, तारिणी कहाँ है? उसने तो कहा था कि वो महल से तुम्हारे साथ निकलेगी। तारिणी अभी कुछ समय और महल में रहेगी। क्या? किंतु क्यों? हमें सूचना मिली थी कि धनानंद किसी भी क्षण महल लौट सकते हैं। यदि आज तारिणी वहां नहीं रुकती तो कदाचित हमें ही पकड़ लेता। तारिणी ने कहा था कि वो सही अवसर देखकर महल से निकल जाएगी और कल प्रातः काल से पूर्व ही हमारे साथ होगी। चंद्र, हमें तारिणी को बचाना होगा। अब हम क्या करेंगे? क्यों ना हम एक छोटी सी सैन्य टुकड़ी लेके महल में चले जाए और तारिणी को बचा ले। हाँ आचार्य। चंद्रगुप्त, कल से हम अपने जीवन का सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण युद्ध आरंभ करने जा रहे हैं, इसलिए हमारा सारा ध्यान केवल उस युद्ध की ओर केंद्रित होना चाहिए। रही बात तारिणी की, तो मत भूलो कि वो भी एक योद्धा है, अपना ध्यान स्वयं रख सकती है और यदि उसने कहा है कि वो कल प्रातःकाल हमें आकर मिलेगी तो हमें उसकी बात पर विश्वास करना होगा, परंतु कल तक सारा ध्यान केवल युद्ध की ओर केंद्रित करना होगा। अब चलो, मुझे युद्ध संबंधित रणनीति पर तुमसे कुछ विचार विमर्श करना है। उस चंद्रगुप्त की विषकन्याओं ने तुम्हें क्षति तो नहीं पहुंचाई? मैं ठीक हूं धनानंद, किंतु देखो ना, शत्रु हमारे महल तक आ पहुंचे। आज हमने अपने कितने लोगों को खो दिया। जब तक ये युद्ध चलता रहेगा, ये घृणा का चक्र भी चलता रहेगा। अब भी वक्त है धनानंद, चंद्रगुप्त के साथ संधि कर लो और इस युद्ध का अंत कर दो। मगध के आगे संसार झुकता है, मगध किसी के आगे नहीं झुकता और ना ही कभी झुकेगा, इसलिए संधि का तो कोई प्रश्न ही नहीं उठता। तारा, किंतु तुम निश्चिंत रहो तारा, ये महल नहीं किला है। यहां पर सेंध लगाने वालों को मैं छोड़ूंगा नहीं। उन विषकन्याओं को पकड़ पकड़ कर मृत्यु प्राप्त होगी। किंतु तुम तारा, तारा, उठो तारा, तारा, ये भोजन तुमने किया है तारा? कदाचित उन विषकन्याओं ने इसमें विष मिलाया हो। तारा, तारा, तुमने किया ये भोजन? उठो तारा। तुम सब के सब किसी काम के नहीं हो। तुम्हारे होते हुए तुम्हारी आंखों में धूल झोंककर वो विषकन्याएं महल के भीतर आ गई और तारा के भोजन में विष मिला दिया। सम्राट, हमने भोजन का निरीक्षण कर लिया है, ये विषाक्त नहीं है और महारानी के शरीर में कोई विष नहीं है। तो अब तक तारा की मूर्छा टूटी क्यों नहीं राजवैद्य? अवश्य आप औषधि सही मात्रा में नहीं दे रहे होंगे। उठिए आप, मैं उपचार करूंगा।
लाइए, दीजिए मुझे औषधि। किंतु सम्राट, हमने महारानी को सभी औषधियां सही मात्रा में दे दी हैं। अब और अधिक औषधि देना इनके लिए हानिकारक हो सकता है। किंतु आपके उपचार में अवश्य कोई कमी है राजवैद्य, अन्यथा तारा की मूर्छा अब तक टूट गई होती। आप इसे ठीक कीजिए राजवैद्य, आप इसे ठीक कीजिए। तारा, तारा उठो, तारा। व्यवधान के लिए क्षमा चाहता हूं सम्राट, किंतु एक दुखद समाचार आया है। चंद्रगुप्त के सैनिकों ने कैरावत जी का शव हमारे महल के रक्षकों को सौंप दिया है और साथ में ये संदेश भी भेजा है। धनानंद, तुम्हारे अंतिम भाई का शव मैं तुम्हें सौंप रहा हूं। महाराज चंद्रगुप्त ने अमात्य राक्षस को अत्यधिक चोटिल कर दिया है, इसलिए वो अधिक दूर नहीं गए होंगे, यहीं आसपास ही होंगे। राक्षस आपके सबसे बड़े विश्वासघाती का सत्य प्रकट करने आ रहा है महामहिम, आ रहा हूं मैं। तुम्हारे अतिरिक्त अब मेरा कोई नहीं है तारा। मेरे सारे भाई मृत्यु को प्राप्त हो चुके। मेरी प्यारी बहन दुर्धरा ने मेरा त्याग कर दिया है और मेरे जीवन के हर उतार चढ़ाव में मेरा साथ देने वाले अमात्य की भी कोई सूचना नहीं। अब तुम मुझे छोड़कर नहीं जा सकती तारा। तुम जैसा अंत चाहती हो इस युद्ध का, ठीक वैसा होगा। मैं कोई छल नहीं करूंगा तारा, सच कहता हूं, कोई छल नहीं करूंगा। तुम बस मेरे पास लौट आओ। मैं तुम्हारे बिना वो निर्जीव जीवन जिया है, मैं पुनः वो निर्जीव और खोखला जीवन नहीं जीना चाहता तारा। लौट आओ मेरे पास, मैं धनानंद के लिए लौट आओ। सावधान सावधान सावधान! मगधपति सम्राट धनानंद के परम शत्रु चंद्रगुप्त मौर्य और विष्णुगुप्त चाणक्य ने मगध के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी है। सावधान सावधान सावधान! सम्राट, महामात्य की कोई सूचना मिली? अभी तक तो नहीं सम्राट, परंतु हमारे सैनिक उन्हें ढूंढ रहे हैं। हमारे सभी सैनिकों को यहाँ पर बुला लो। अब महामात्य की खोज नहीं, केवल युद्ध होगा। जैसे ही महारानी की मूर्छा टूटे मुझे सूचित कर देना, भले ही मैं युद्ध भूमि पर क्यों ना। जो आज्ञा सम्राट। मैं अपने कहे एक एक शब्द पर अटल हूं तारा। इस युद्ध का अंत तुम जैसा चाहती हो वैसा ही होगा। यदि तुम नहीं चाहती कि मैं उस चाणक्य और चंद्रगुप्त को मारूं तो ठीक है,
मैं उन्हें नहीं मारूंगा। बस तुम मेरे पास पुनः लौट आओ। दूसरों की भांति मुझे छोड़कर मत जाना। मगधपति सम्राट धनानंद और भारत पुत्र चंद्रगुप्त मौर्य के मध्य आरंभ होने वाला ये वो ऐतिहासिक युद्ध था जिस पर समूचे भारतवर्ष की एकता, अखंडता और उसका भविष्य टिका था। चंद्र, आज जो ध्वजा आज पीपली वन के महल में लहरा रही, वही ध्वजा मुझे भारतवर्ष में लहरानी है। चंद्र, मुझे वचन दो चंद्र कि तुम सम्राट बनकर रुकोगे नहीं। तुम एक नए भारत की नींव रखोगे। हमारे देश के सम्मान और समृद्धि के लिए निरंतर प्रयास करते रहोगे। वचन देता हूँ माँ कि जब तक मेरी डमरियों में आपका लहू बहेगा तब तक मैं मातृभूमि के प्रति अपने हर कर्तव्य को पूरी निष्ठा के साथ निभाऊंगा। शीघ्र ही आपके अखंड भारत के स्वप्न को पूरा करेगा आपका पुत्र चंद्रगुप्त। सज्ज हो चंद्रगुप्त। अंततः वो घड़ी आ ही गई जब मैं धनानंद की ही धरती पर उसके वर्चस्व का अंत कर दूंगा। चंद्रगुप्त, धनानंद तुम्हारे साम्राज्य को ग्रहण लगाने आ रहा है चंद्रगुप्त मौर्य। ये दर्पण देख रहे हैं आप? यदि मैं इसे निरंतर स्वच्छ करता रहूंगा तो इसमें अपनी छवि स्पष्ट देख पाऊंगा, परंतु यदि इसी दर्पण पर मैं कालिख मल दूं तो स्वयं अपना प्रतिबिंब ही नहीं देख पाऊंगा इसमें। व्यवसाय और व्यवहार का संबंध भी कुछ ऐसा ही है। यदि हम व्यवसाय में किसी के साथ स्पष्ट और निर्मल व्यवहार करते हैं तो परिणाम भी स्पष्ट और निर्मल ही होते हैं, परंतु यदि दूसरी ओर हम व्यवसाय में किसी के साथ छल और विश्वासघात की कालिख मल दें तो उस दुर्व्यवहार की हानि भी भोगनी पड़ सकती है। स्मरण रहे, जैसा व्यवहार आप दूसरों के साथ करेंगे वैसा ही व्यवहार दूसरे आपके साथ करेंगे। नीतियां मेरी, नियति आपकी। ये तो मगध की शाही अंगूठी है जो तुम और तुम्हारे भाई पहनते हैं। ये अंगूठी मेरे ज्येष्ठ पांडुगति की है। ये कदाचित उसके हाथों से तब निकली होगी जब तुमने उसे अपनी माता की कुटिया में मारा होगा।